आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हम हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 to 2 क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए एग्जाम में आते ही आते हैं और यही वजह नहीं है इसके इम्पोर्टेंट होने की। और दूसरी वजह यह है कि रेशियो और प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अदर टॉपिक्स में भी काम आता है, जैसे डीआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। तो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक काफ़ी हो जाता है। जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए और रीजनिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने मिस कर दिए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोज पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। इनको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज के इस पार्ट में रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़े हुए पार्ट 1 में हम इनसे जुड़ा हुआ बेसिक, इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, उसको जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले हम जानेंगे ये जो टर्म है रेशियो, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस लिए ये यूज होता है। तो देखिए, रेशियो से जुड़ी हुई डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ रिलेटेड टर्म्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो क्या है? रेशियो कंपैरिजन है रिलेटेड टर्म्स का उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेशियो जो है कंपैरिजन है, और कंपैरिजन कोई भी दो वैल्यूज का नहीं, हमें यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कंपैरिजन ऑफ रिलेटेड टर्म्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं रिलेटेड टर्म्स, इनका मतलब क्या है? तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। दो एनिमल्स हम लेते हैं, एक लोयन है और एक एलिफेंट है। तो लोयन की जो हाइट है उसको हम एलिफेंट की हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। लोयन का जो वेट है उसे हम एलिफेंट के वेट से कंपेयर कर सकते हैं। लोयन की स्पीड की मैं बात करूं तो एलिफेंट की स्पीड से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रिलेटेड टर्म्स होंगी, ठीक है, ये रिलेटेड टर्म्स होंगी। हाइट को हाइट से, वेट को वेट से और स्पीड को स्पीड से, तो ये रिलेटेड टर्म्स होंगी। और लोयन की हाइट को मैं एलिफेंट की स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकता, और लोयन की स्पीड को एलिफेंट के वेट से कंपेयर नहीं कर सकता, तो वो रिलेटेड टर्म्स नहीं होंगी। तो कंपैरिजन किनका होना चाहिए? रिलेटेड टर्म्स का होना चाहिए। और क्या बोला गया है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई वो ना हो सके। और एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, जिन भी वैल्यूज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए। लोयन की हाइट अगर आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो एलिफेंट की हाइट को भी आपको सेंटीमीटर में लेना होगा। लोयन की हाइट को आप फुट में मेजर कर रहे हैं तो एलिफेंट की हाइट को भी आपको फुट में लेना पड़ेगा। तो यूनिट जो होगी, जिन भी वैल्यूज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए, तब जाके उनको आप कंपेयर करेंगे। और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई वो ना हो सके तो वो जो पोजीशन होगी उसको हम रेशो कहेंगे। अब देखिए, रेशो को शो किस तरह से किया जाता है। तो दो वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए ए और बी। तो ए और बी उनके जो पैरामीटर हैं, यूनिट की मैं बात करूं तो प्राइस आप मान सकते हैं तो रुपीज़ में हो सकता है, पैसे में हो सकता है। हाइट की बात करें तो सेंटीमीटर में हो सकता है, फुट में हो सकता है। और वेट की अगर बात करें तो पाउंड में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है। तो यूनिट सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो दो वैल्यूज़ हैं जिनकी बात हो रही है। प्राइस के लिए हो सकता है कंपेरिजन, हाइट के लिए कंपेरिजन हो सकता है, वेट के लिए हो सकता है, और कुछ अदर पैरामीटर्स भी हैं जिनके लिए कंपेरिजन हो सकता है। तो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, ए और बी। तो रेशो क्या होगा, इसको शो करने के लिए हम इन दोनों के बीच में कोलन यूज करेंगे, ठीक है। ए कोलन बी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इज टू। तो इसको क्या बोला जाएगा? ए इज टू बी, ठीक है। क्या बोला जाएगा? ए इज टू बी। तो जब भी इस तरह की कोई वैल्यूज आपको दिखाई दे जिनके बीच में कोलन होगा, भाई दो वैल्यूज हो सकती है जिनके बीच में कोलन हो, तीन वैल्यूज हो सकती है जिनके बीच में कोलन हो, और चार भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बट अगर उनके बीच में कोलन है, जिसका मतलब यह होगा कि रेशो यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? रेशो बताया गया है। और ए इज टू बी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी।
तो दोनों का मतलब एक ही होगा, A/B इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B। और रेशियो में जो फर्स्ट वैल्यू है A यहाँ पर है, इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड वैल्यू है यहाँ पर B है, इसको क्या बोला जाता है? कंसिक्वेंट। क्या बोला जाता है? कंसिक्वेंट। अब ये तो बात हुई रेशो के डेफिनेशन की, रेशो को किस तरह से शो किया जाता है, इन वैल्यूज को क्या कहा जाता है। अब बात करते हैं रेशो जो है उसको फाइंड किस तरह से किया जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। दो पर्सन्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई, उनको एक अमाउंट बांटी गई है। एक्स को कितना मिला है उस अमाउंट का, उस अमाउंट में से 800 एक्स को मिला है और वाई को मिला है 400, ठीक है। जो भी अमाउंट थी उसमें से 800 एक्स को दिए गए, वाई को 400 दिए गए। तो रेशो हमें यहाँ पर बताना है। तो एक्चुअली में हमें बताना क्या है? एक्स इज टू वाई, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? एक्स इज टू वाई का मतलब क्या हो जाता है? एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रुपीज में है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है, यूनिट इनकी सेम है रुपीज। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 800 डिवाइडेड बाय 400। तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 8:4 लिख देते हैं तो ये एक्चुअल रेशियो नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच का रेशियो है बट एक्चुअल रेशियो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई ना किया जा सके। तो यहाँ पर 8:4 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। भाई 4 से डिवाइड होगा 8 2 टाइम, 4 से डिवाइड होगा 4 1 टाइम। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 2:1, ठीक है। 2/1 है, ठीक है, 2/1 है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2:1। तो x और y के बीच में जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा? 2:1 का होगा। मतलब टोटल अमाउंट जो बांटी गई है वो 2:1 के रेशियो में बांटी गई है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल हम रेशियो की बात करें तो वो रेशियो क्या होगा? देखिए x का जो इंडिविजुअल रेशियो होगा वो रेशियो होगा 2/3 और y का इंडिविजुअल रेशियो होगा वो होगा 1/3। ये कैसे आया? देखिए यहाँ पर टोटल पार्ट की हम बात करें तो वो होंगे 3 पार्ट में से 2 पार्ट x को दिए गए और 1 पार्ट जो बचा वो y को दिया गया, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 3 हुए। यहाँ की बात कर रहे हैं हम तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 3 हो गए, 2 + 1। तो 3 में से 2 पार्ट तो x को दिए गए और 1 पार्ट y को दिया गया। तो x के हिस्से में कितने पार्ट आए? भाई 3 में से 2 पार्ट आए। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 हम लिख सकते हैं, 3 में से 2 पार्ट x को मिले। और y को किस तरह से लिख सकते हैं? भाई y को किस तरह से बता सकते हैं? इंडिविजुअल रेशियो हमें बताना है तो 1/3, y को 1 पार्ट मिला है टोटल पार्ट में से। अगर x और y के बीच में जो रेशियो होता वो 5:9 का होता, ठीक है। x और y के बीच में जो रेशियो होता 5:9 का होता तो इंडिविजुअल रेशियो क्या हो जाता? x के लिए क्या हो जाता? 5 कितना? भाई 5 + 9 कितना हो जाता है? 14। तो 5/14। और y का जो इंडिविजुअल रेशियो होता वो क्या हो जाता? 9/14। टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर? 5 + 9 डेट मीन्स 14। तो 14 में से x को कितने पार्ट मिले? 5 पार्ट मिले। तो x का इंडिविजुअल जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 5/14। और y को 14 पार्ट में से कितने मिले? 9 पार्ट मिले। तो y का इंडिविजुअल जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 9/14। तो रेशियो में एक तरह के क्वेश्चंस तो इस तरह के आएंगे, भाई टोटल वैल्यू आपको दे दी जाए, उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में बांट दिया जाए और फिर आपसे रेशियो पूछा जाए। तो रेशियो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। भाई यहाँ पर जो भी अमाउंट थी टोटल अमाउंट, भाई यहाँ से आप पता कर सकते हैं 800 + 400 1200 टोटल अमाउंट थी, उसको 800 x में बांटा गया, y को 400 बांटा गया, ठीक है। तो रेशियो हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रेशियो में मिल सकते हैं। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है? आपको टोटल अमाउंट दी जाए, ठीक है, टोटल अमाउंट दी जाए और रेशियो आपको दिया जाए उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। मान लीजिए टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर 1200 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की टाइप की हम बात कर रहे हैं, टोटल अमाउंट 1200 दे दी जाए और रेशियो दे दिया जाए आपको 1:3 का। दो ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या है? x और y हम यहाँ पर मान रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको किस रेशियो में 1200 बांटा गया है? 1:3 के रेशियो में। और हमसे पूछा ये जाएगा यहाँ पर ये जो दोनों पर्सन्स हैं इनको अमाउंट
कितनी मिली। ठीक है, तो वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। तो इसको किस तरह से आपको सोल्व करना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 1 + 3, टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 + 3 डेट मीन्स 4। तो x का इंडिविजुअल पार्ट कितना हो जाएगा 1/4, x का इंडिविजुअल पार्ट कितना हो जाएगा 1/4। अब 4 पार्ट हैं, टोटल कितना दिया हुआ है 1200, तो 1200 को 4 के इक्वल हम कर सकते हैं, तो 1 पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, लॉजिक आप लगाइए, टोटल 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट इक्वल हैं 1200 के, टोटल जो 4 पार्ट हैं, टोटल अमाउंट कितनी है 1200, तो उसके इक्वल है। तो 1 पार्ट की वैल्यू हमें यहाँ पर से मिल जाएगी भाई 1200 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू कितनी मिल जाएगी 300। तो x के पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, x के पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 × 300। x के पास में 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या है 300, तो 1 × 300 कितना हो गया 300। और y को कितने पार्ट मिले हैं भाई 3 पार्ट मिले हैं, 1 पार्ट की वैल्यू 300 है, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1200 x को कितने बांटे गए हैं 300 बांटे गए हैं, y को 900 बांटे गए हैं, इस तरह से 1200 पूरे हो गए। तो ये लॉजिक आप लगा सकते हैं जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। और x का इंडिविजुअल पार्ट कितना हो गया 1/4 हो गया, x का इंडिविजुअल पार्ट कितना हो गया 1/4 हो गया, कितने में से भाई 1200 में से 1/4 पार्ट x का है। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं 1200 डिवाइडेड बाय 4 कितने टाइम 300 टाइम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x की 300। इसी तरीके से y का जो इंडिविजुअल पार्ट है वो क्या है 3/4, किसका 3/4 1200 का, तो यहाँ पर 4 से 1200 डिवाइड होगा 300 टाइम, और 300 × 3 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप सोल्व करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वन टाइप के इस तरह के जहां पर आपको टोटल वैल्यू दी जाएगी, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया और बाद में रेशो आपसे पूछा जाएगा। दूसरे तरह के जहां पर टोटल अमाउंट आपको दी जाएगी, रेशो आपको दिया जाएगा और किस तरह से वो वैल्यूज डिवाइड हुई हैं ये आपसे पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और रेशियो से जुड़े हुए कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, बहुत छोटे रूल्स हैं, जल्दी से हम इसको फिनिश कर लेते हैं। A/B रिमेन्स सेम इफ A और B का जो रेशियो है वो सेम रहेगा कब, अगर एक ही वैल्यू से एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को हम इनटू करते हैं तो जो रेशियो है A/B का वो सेम रहेगा। मान लीजिए रेशियो जो है 1:3 का है, इसको हम 4 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को 4 से इंटू हमें करना है, तो क्या हो जाएगा 4:12। तो यहाँ पर ये जो रेशियो होगा वो A/B का रेशियो होगा, इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं तो 1:3 का हमें मिलेगा। इसी तरीके से अगर एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को हम सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब भी रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये जो है रेशियो है, ठीक है 4:12, इसका एक्चुअल रेशियो 1:3 है। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड किया है 4 से, एक ही वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3 का आ जाएगा। तो अगर सेम वैल्यू से हम एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी करें सेम वैल्यू से, डिवाइड करें सेम वैल्यू से, तो जो रेशियो है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। बट अगर आप कोई वैल्यू ऐड करते हैं एंटीसीडेंट में और कंसिक्वेंट में, कोई वैल्यू सेम वैल्यू आप ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर 1:3 का रेशियो था, अब यहाँ पर दोनों ही साइड पे आप 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 + 1 और 3 + 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:4 का, और इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास में 1:2 का। तो देखिए 1:3 पहले रेशियो था और 1:2 का रेशियो हो गया। तो ऐड करने पर वैल्यू सेम है पर दोनों तरफ ऐड करने पर रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस करने पर भी जो रेशियो है वो चेंज होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और प्रपोर्शन डिस्कस करते हैं। देखिए प्रपोर्शन के लिए क्या बोला गया है, अ प्रपोर्शन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोज। तो देखिए प्रपोर्शन को हम हिंदी में समानुपात कहते हैं, समानुपात मतलब समान अनुपात, और यही चीज यहाँ पर कही गई है। अ प्रपोर्शन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोज, दो रेशियो के बीच में इक्वलिटी, उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। अब दो रेशियो किस तरह के हो सकते हैं, देखिए मान लीजिए 4:2 एक रेशियो है और 8:4 दूसरा रेशियो है। ये प्रपोर्शन में कब होंगे, जब हम ये कहेंगे
हमें ये पता चलेगा भाई दोनों इक्वल हैं। इक्वल का किस तरह से पता चलेगा भाई, इसका अगर हम एक्चुअल रेशियो देखें, सिंप्लीफाई हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो होगा। और इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2:1 का रेशियो होगा। तो यहाँ पर ये जो चारों वैल्यूज हैं 4:2, 8:4, ये प्रपोर्शन में होंगी, ठीक है। और प्रपोर्शन को हम किस तरह से शो करते हैं, दो रेशियो हैं A:B, C:D, उनके बीच में इक्वल, ठीक है, इक्वल हैं दोनों रेशियो, तो ये चारों ही वैल्यूज प्रपोर्शन में होंगी, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। और इस प्रपोर्शन को इस तरह से भी शो किया जाता है, इक्वल की साइन की जगह पर 2 कोलन यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोलन को क्या बोला जाता है, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, is2। और जहाँ पर 2 कोलन आ जाएंगे उसके लिए 4 वर्ड्स यूज होंगे, वो क्या होंगे, इज दी सेम एज, ठीक है। और सिंगल कोलन के लिए क्या यूज होगा, is2, मैंने पहले बताया हुआ है। तो इसको आप किस तरह से बोलेंगे, A:B इज दी सेम एज C:D। अब प्रपोर्शन से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, हियर A, B, C and D आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर दो रेशियो हैं A:B, C:D, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये जो चारों वैल्यूज होंगी ये प्रपोर्शन में होंगी, ठीक है, इनको प्रपोर्शन में कहा जाता है। A, B, C and यहाँ पर D में से, ठीक है, तो यहाँ पर D लिख देते हैं हम। A, B, C and D आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म रेस्पेक्टिवली। तो A जो है उसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है, B को सेकेंड टर्म कहा जाता है, C को थर्ड टर्म कहा जाता है और D को फोर्थ टर्म कहा जाता है जब वो प्रपोर्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, A and D आर कॉल्ड दी एक्सट्रीम्स। n टर्म्स जो हैं उनको, जैसे A और D जो वैल्यू हैं n टर्म्स हैं, इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है। और B और C जो मिडिल टर्म्स हैं, B और C जो मिडिल टर्म्स हैं उनको मीन्स कहा जाता है। तो प्रपोर्शन से जुड़ी हुई ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको ध्यान में भी रखने हैं, किन किन वैल्यूज़ को क्या कहा जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। ये जो टर्म्स हैं क्वेश्चंस में यूज हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रपोर्शन से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। देखिए A:B और C:D दो अलग अलग रेशियो हैं जो कि इक्वल हैं। तो प्रपोर्शन में हम इन्हें कहेंगे, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रपोर्शन से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, A:D इक्वल्स टू B:C। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो जब हमें कोई एक टर्म नहीं दी जाए, बाकी की 3 टर्म हमें दी जाए, तो इस फॉर्मूले का यूज करके उस एक टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म नहीं दी गई है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपको दी गई है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर क्वेश्चंस में भी ये फॉर्मूला काफ़ी काम आएगा। अब ये देख लेते हैं ये फॉर्मूला किस तरह से यहाँ पर बना है, ठीक है। तो A:B को हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, A डिवाइडेड बाय B लिख सकते हैं। हमने प्रीवियस रेशियो जब डिस्कस किया वहाँ पर देखा है। इसी तरीके से C:D को हम C/D लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A:D इक्वल्स टू B:C, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से यहाँ पर बना है। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। देखिए जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल देखा 4:2 और 8:4 दो रेशियो हैं और दोनों ही इक्वल हैं। भाई हमने डिस्कस किया हुआ है, इनको सिंप्लीफाई हम करें तो 2:1 2:1 का रेशियो आएगा। तो दोनों ही जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं, इस वजह से ये जो चारों वैल्यूज होंगी प्रपोर्शन में होंगी। प्रपोर्शन में होंगी तो देखिए A:D कितना हो जाएगा, A:D यानी कि n टर्म्स 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, और मीन टर्म्स का प्रोडक्ट कितना होगा 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। तो A:D इक्वल होगा B:C के, अगर जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं तो, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज हैं वो प्रोपोर्शन में है, तो एक्सट्रीम जो होंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। आई होप फ्रेंड्स आपको जो मैंने बताया रेशियो से जुड़ा हुआ बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है,
दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 हावर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।